मित्रों नमस्कार। आज के ब्लॉग का टाइटल है भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक न्याय। मैं डॉक्टर उमेश चंद्र बोल। इस विषय पर चर्चा करने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में यह केवल एक जुमला ही है जिसके तहत शोषित, शासित, वंचित समाज को लुभाया जाता रहा है, जिससे वे इस उम्मीद के साथ अमुक दल को अपना कीमती वोट देकर उसकी सरकार बनाए। बहुसंस्कृतवाद में जिस सामुदायिक अधिकारों पर जोर दिया गया है उनमें से कई अधिकतर भारतीय संविधान में पहले से ही दर्ज है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तथा शोषित, शासित एवं वंचित समाज के बड़े नेता समाज के हाशिए पर पड़ी जातियों को शिक्षित और संगठित होकर संघर्ष करते हुए अपने न्यायपूर्ण हक को हासिल करने की विरासत रच चुके थे। इसी तरह 50 और 60 के दशक में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस पर जोर दिया कि पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को एकजुट होकर सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करना चाहिए। लोहिया चाहते थे कि ये समूह एकजुट होकर सत्ता और नौकरियों में ऊंची जातियों के वर्चस्व को चुनौती दे। इस पृष्ठभूमि के साथ 90 के दशक के बाद सामाजिक न्याय भारतीय राजनीति का एक प्रमुख नारा बनता चला गया। इसके कारण अभी तक सत्ता से दूर रहे समूहों को सत्ता की राजनीति के केंद्र में आने का मौका मिला। गौरतलब है कि भारत में भी पर्यावरण के आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन ये लड़ाइयां स्थानीय समुदायों के अपने जल, जंगल और जमीन के संघर्ष से जुड़ी हुई है। इसी तरह विकासशील समाजों में अल्पसंख्यक समूह भी अपने खिलाफ पूर्वाग्रहों से लड़ते हुए अपने लिए ज्यादा बेहतर सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। इस अर्थ में सामाजिक न्याय का संघर्ष लोगों के अस्तित्व और अस्मिता से जुड़ा हुआ संघर्ष है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सामाजिक न्याय के नारे ने विभिन्न समाजों में विभिन्न तबकों को अपने लिए गरिमामय जिंदगी की मांग करने और उसके लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि विकसित समाजों की तुलना में विकासशील समाजों में सामाजिक न्याय का संघर्ष बहुत जटिलताओं से घिरा हुआ है। अधिकांश मौके पर इन समाजों में लोगों को सामाजिक न्याय के संघर्ष में बहुत ज्यादा संरचनात्मक हिंसा और कई मौकों पर राज्य की हिंसा का भी सामना करना पड़ा है। यह एक पृष्ठभूमि है सामाजिक न्याय के बारे में। हम अब मूल विषय पर चलते हैं कि संविधान में प्रदत्त क्या है। सामाजिक न्याय के डगर में संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान संविधान सभा में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा गया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान पूरी तरह से देश में लागू हुआ। यह तारीख गणतंत्र दिवस के रूप में भारत का राष्ट्रीय त्योहार भी बना। संविधान के भाग 3 में इसके अंतर्गत अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक को मूल अधिकार कहा जाता है। इसमें हम कुछ क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं। वो क्लासिफिकेशन क्या है, वर्गीकरण क्या है? समता के अधिकार। इसके तहत अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 को रखा जा सकता है। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 19, 20, 21,
21 क या 21A, 22, 23 और 24 को रखा जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 को कहा जा सकता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 को कहा गया। इन अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में परिवाद दाखिल कर सकता है। अनुच्छेद 12 यह राज्य की परिभाषा बताता है। अनुच्छेद 13(1) के अनुसार इस संविधान में ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी इस संविधान से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्र तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। अनुच्छेद 13(2) के अनुसार राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या कमजोर करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य समझी जाएगी। अनुच्छेद 13(3)(a) के अनुसार विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है। अनुच्छेद 13(3)(b) के अनुसार प्रवृत्त विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले ही निरसित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतया या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में यानी ऑपरेशन में नहीं है। ये कुछ परिभाषाएं अनुच्छेद 13 के अंतर्गत दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 13 यानी संविधान के लागू हो जाने के पहले जो भी विधायी था, जो भी नियम कानून, चाहे वो रूढ़ि के द्वारा हो, परंपरा के द्वारा हो, किसी शास्त्रों के द्वारा हो, इन सबको शून्य कर दिया गया। और किस स्तर तक शून्य किया गया? जहां तक वो संविधान से सम्मत नहीं है उस स्तर तक इसको शून्य कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी का पूर्व में घोषित और वर्तमान में अघोषित हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की संकल्पना भारत के संविधान के मंशा के विपरीत है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 27 फरवरी 1942 को अपने भाषण में स्पष्ट किया कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, बल्कि वैसे ही चरित्र वाली एक विचारधारा है जैसे कि फासीवाद अथवा नाजीवाद की विचारधारा, और यह विचारधारा पूरी तरह लोकतंत्र विरोधी है। अगर हिंदू धर्म को स्वच्छंद और बेलगाम हो जाने दिया गया, और हिंदू बहुमत होने का मतलब तो यही है, तो यह उन लोगों की तरक्की के लिए एक मुसीबत सिद्ध होगा जो हिंदू धर्म के दायरे के बाहर है या जो हिंदू धर्म की विचारधारा के विरुद्ध है। यह अकेले मुसलमानों का ही दृष्टिकोण नहीं है, यह दृष्टिकोण डिप्रेस क्लासेस अर्थात शोषित, शासित, वंचित तबका, जिसको दलित वर्ग आज बोला जाता है, और गैर ब्राह्मणों का भी है। इसे हमने राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 17 भाग 2 पृष्ठ संख्या 324 से लिया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीतिक विचारधारा हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व फासीवादी विचारधारा से प्रभावित है। व्यवहारिक रूप से यह संविधान द्वारा शून्य किए गए विधि के द्वारा सामाजिक व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं। यह संविधान की उद्देशिका के अनुरूप लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की बजाय हिंदू राज्य की स्थापना के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। अनुच्छेद 14 जो विधि कानून के समक्ष समता का अधिकार देता है,
इसके अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी कानून की नजर में सभी बराबर है। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। यानी विभेद करना प्रतिषेध है, मना है। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके आनुवंशिक संगठन धर्म के आधार पर भेदभाव और हिंसा करने और आतंक मचाते हुए दिखते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके आनुवंशिक संगठनों को देख लीजिए। ये हमेशा ही हिंदू, मुस्लिम और भारत पाकिस्तान का राग अलापते हुए आपको देशभक्ति का प्रमाण पत्र देने की फिराक में बैठे मिलेंगे। इन लोगों ने आम जनमानस में एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ नफरत के बीज बो रखे हैं, जबकि संविधान की उद्देशिका ने भारत के लोगों को व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को विकसित करने का लक्ष्य दे रखा है। जो लोग मजहबी नफरत फैलाने में लगे हैं, उनके मुख से सामाजिक न्याय केवल एक चुनावी जुमला और हनी ट्रैप जैसा महसूस होता है। सामाजिक न्याय के लिए अनुच्छेद 15 में संशोधन करते हुए संविधान पहला संशोधन 1951 में अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। इसके अनुसार राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों को किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। इसको ध्यान दीजिए। 1951 में ही पहला संविधान संशोधन लागू किया गया, तो उसमें 15(4) आर्टिकल जोड़ा गया। इसके अनुसार सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों को यानी उनकी उन्नति के लिए प्रावधान बनाने से रोका नहीं जा सकेगा। आधार क्या था? सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन। इसका अभी आगे भी विश्लेषण करेंगे, AWS आएगा। आप सभी जानते हैं कि किसी भी वर्ग की उन्नति के लिए किसी भी तरह का प्रावधान बनाने के लिए उस वर्ग की जनसंख्या ज्ञात होनी चाहिए। लेकिन आश्चर्य की बात है कि सरकारें जातिगत जनगणना कराने से कतरा रही हैं। कैसे होगा सामाजिक न्याय का सपना पूरा? 20 जनवरी 2006 संविधान का 93वां संशोधन अधिनियम 2005 को उच्च शिक्षा में अन्य पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए अनुच्छेद 15(5) का अंतर्गत स्थापित किया गया। 15(5) जोड़ा गया और इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी, RSS और उसके आनुवंशिक विंग खड़े हो गए मैदान में। इसके विरोध में क्या ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं। 13 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के इरादे से VP सिंह सरकार ने घोषणा की पूरे देश में अन्य पिछड़े वर्ग के 27% आरक्षण के खिलाफ यही लोग जो आज सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, यही लोग खड़े हो गए। पूरे देश में हिंसा की एक लहर दौड़ पड़ी। 16 नवंबर 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्रीमी लेयर लगा करके पिछड़े वर्ग को 27% का आरक्षण घोषित किया। भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके आनुवंशिक संगठनों ने हिंदू आस्था, राम जन्मभूमि और कार सेवा के नाम पर बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर
1992 को ढहाकर सांप्रदायिक हिंसा का माहौल खड़ा कर दिया तथा बीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। क्या यह सवर्ण हिंदुओं के तुष्टीकरण का प्रयास नहीं था? वीपी सिंह सरकार तो सामाजिक न्याय के रास्ते पर चल निकली थी, मगर फांसीवादी मानसिकता का संगठन किसके साथ सामाजिक न्याय करने का प्रयास कर रहा था, ये जग जाहिर है। आज आर्थिक दुर्बल वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस का कानून बनाकर केवल सामान्य वर्ग के लिए 10% का आरक्षण शिक्षा और नौकरियों में दिया जा रहा है। और जब से यह लागू हुआ है, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट ही नहीं निकलते। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में अध्यापकों की लाखों वैकेंसियों के लिए परीक्षाएं आयोजित होती हैं, या तो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है या फिर न्यायालय में चला जाता है और रिक्तियां रिक्त रह जाती हैं। शिक्षित बेरोजगारों को समय पर रोजगार मुहैया न कराकर कौन सा सामाजिक न्याय कर रही है सरकार? अनुच्छेद 16 और 46 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्ग के सामाजिक न्याय के लिए ही सरकारी संस्थानों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। वर्तमान सरकार ने पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए निजीकरण, विनिवेश और मौद्रिकरण की नीति लागू कर रखी है, जिसके कारण देश में सरकारी और अर्ध सरकारी उपक्रमों से नौकरियां गायब हो गई हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है। किसान, विद्यार्थी और नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर हो गए हैं। कौन सा सामाजिक न्याय करेगी सरकार? इतना ही नहीं, लगभग 1 साल तक किसानों ने नई किसान नीतियों के विरोध में आंदोलन चलाया। क्या था उन किसान बिलों में? क्या ये किसान बिल उनके हित में थे? नहीं, यह बिल कारपोरेट के लाभ के लिए लाया गया था। श्रमिकों के लिए भी बिल मंजूर किए गए, वह भी श्रमिकों के हित में नहीं। संगठित क्षेत्र में इन नीतियों के कारण श्रमिक अपनी आवाज नहीं उठा सकते। असंगठित क्षेत्र की बात कौन करे, कैसे करे? आज नई शिक्षा नीति लागू है। इसका लाभ आर्थिक रूप से संपन्न परिवार को होगा, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति का सदस्य हो। आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों, शोषित, शासित और वंचित समाज को कॉलेज से ड्रॉप आउट ही होना है। आर्थिक विभिन्न रूप से इन वर्गों को कॉलेज से ड्रॉप आउट होना है, यानी उनको शिक्षा से दूर ढकेला जाएगा। अर्थात शिक्षा का अधिकार रहते हुए भी आप आर्थिक रूप से विभिन्न होने के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, शिक्षा से दूर ढकेल दिए जाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति इतनी ही बनी रहेगी कि आप किसी तरह 2 जून की रोटी का इंतजाम कर सके। आज देश की 50 करोड़ की आबादी अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखकर 5 किलो अनाज से गुजर बसर कर रही है। मनरेगा योजना के तहत आज 100 दिन का काम भूल जाए, औसत 27 दिन का भी काम नहीं मिल पा रहा है। सरकारी आंकड़ा है। अनुच्छेद 19 जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, अपनी आवाज उठाने के लिए, संघ निर्माण करने के लिए और शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अधिकार देता है, 2014 से उस पर भी अघोषित पाबंदी लगी हुई है। जब संसद में विपक्ष को अपनी बात रखने और सरकार की आलोचना करने पर अघोषित पाबंदी है, तो आम जनता क्या बोल पाएगी? क्या ऐसी पार्टी का सामाजिक न्याय का शब्द चुनावी जुमला नहीं प्रतीत होता है? यह ठीक उस 15 लाख रुपए की तरह है जिसका खाते में आने का इंतजार 80 करोड़ जनसंख्या आज भी कर रही है। शोषित, शासित और वंचित वर्गों पर
इस सरकार में जातिगत हिंसा और अत्याचार बढ़ा है, खासकर डबल इंजन की सरकार। संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है और इसका अभ्यास अथवा अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। आप भाजपा शासित राज्यों में देख लें, 2014 के बाद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के मामले बढ़े हैं। गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में अस्पृश्यता का ग्राफ चढ़ा है। उत्तर प्रदेश में जिला प्रशासन द्वारा अनुसूचित जनजाति में घोषित गोंड, खरवार आदि जातियों को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है। जो लोग नौकरियों में चयनित हो गए हैं, उनकी जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन साल गुजर जाने पर भी नहीं हो रहा है। परिणाम स्वरूप अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया जा रहा है। जिसके पास पैसा है वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, वहां से न्याय मिल गया तो ठीक, आदेश हो जाने के बावजूद भी ज्वाइनिंग नहीं कराई जाती है जब तक कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वह अभ्यर्थी न करे। क्या जिला प्रशासन इस तरह का कार्य कर सकता है? मगर कर रहा है। वो सारे शासनादेश, राजपत्र सब कुछ धता बता कर रहा है। वो केवल राजनीति के चलते, राजनीतिक दल के चलते, उसके इशारे पर ऐसा हो रहा है। और वही सरकार कह रही है कि सामाजिक न्याय, हम सामाजिक न्याय दे रहे हैं, यानी अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश में जारी न हो, चयनित अभ्यर्थियों का सत्यापन न हो, और सरकार कह रही है कि हम सामाजिक न्याय दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान सरकार संविधान के अनुच्छेद 39 का तो उल्लंघन करने पर ही आमादा है। इसके अनुसार सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो, आर्थिक व्यवस्था पर इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो, इत्यादि। लेकिन इसके उलट हो रहा है। देश के भौतिक संसाधन और अर्थ पर कुछ परिवारों का कब्जा हो रखा है और देश की आर्थिक स्थिति विपन्न हो गई है। विदेशी कर्ज अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया है। सरकार को सरकारी संस्थानों का परिचालन निजी क्षेत्रों को सौंपना पड़ा है। परिणाम स्वरूप महंगाई और बेरोजगारी अप्रत्याशित ढंग से बढ़ गई है। देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण जब से हुआ था, कोई बैंक नहीं डूबा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज 5 बैंक डूब गए हैं। गौतम अडानी के शेयर घोटाले के कारण भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंकों को हजारों करोड़ का चूना लगा है। यह पैसा आम नागरिक का ही था। हजारों करोड़ों के कर्जे इन व्यवसायियों के माफ कर दिए गए और कुछ लोग लाखों करोड़ की रकम लेकर देश से फरार हो गए। ये पैसा किसका था? ये भी आप निवेशकों का ही था। आप पर ही टैक्स लगाकर इन नुकसानों की भरपाई सरकार कर रही है और आप मजबूर और लाचारी के हालात झेल रहे हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय की घुट्टी पिलाने वाली है। आप स्वयं सोचो, समझो और निर्णय करो। जय भारत, जय संविधान।